चलो बाबू आओ, आते हैं हम हाई स्कूल में। चलेंगे, कक्षा 10 है ये। 10 में बायोलॉजी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान। अगर किताब के हिसाब से देखेंगे, अगर मैं किताब के हिसाब से देखेंगे तो क्या कह रहा है, अध्याय 5। यदि किताब के हिसाब से देखेंगे तो अध्याय 5 होगा, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से अगर जीव विज्ञान में चेक करेंगे तो हम अध्याय 1 ही पढ़ेंगे। उधर पार्ट 1 डाले हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले कहा कि जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण। इस जीव विज्ञान में पार्ट 1 है, और विज्ञान जो है आपका साइंस है उसके अध्याय से आएंगे तो अध्याय 5। देखो कंफ्यूज मत होना, किसी किसी में अध्याय 6 भी दिया होता है, ये भी ध्यान रहे। तो हम सबसे पहले आएंगे जैव प्रक्रम पोषण फर्स्ट पे। पहले इन्हीं को चर्चा कर लेते हैं, ये है क्या, इधर थोड़ा सा देखेंगे। लिखते हैं जैव। जैव माने क्या होता है सर जी, लिख लीजिए यहां पे जीव। फिर कह रहा है प्रक्रम, ध्यान देंगे, प्रक्रम मतलब प्रारंभिक। आइए फर्स्ट, चला ये तो सिंपल से बात है, प्रथम या पहला कर सकते हैं। अब आखिरी में पोषण। पोषण ऊर्जा या भोजन, पाठ के नाम से अध्ययन करते हैं। इस पाठ में हम इतनी चीज पढ़ेंगे कि जो जीव हैं उनकी प्रारंभिकता यानी प्रथम क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा या पोषण। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे कह रहा है ऊर्जा या पोषण प्रारंभिक या पहला, प्रथम या पहला, और उसके बाद प्रारंभिक किसका, जीव का। हम जीवों में देखेंगे कि जो हमारा पोषण है वो प्रारंभिक या प्रथम पोषण भोजन जो है वो कहां से प्राप्त होता है, उसी के ऊपर ये पूरे पाठ में अध्ययन किया गया है। पूरे सिलेबस में ये पाठ ही बता दिया गया, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को प्रारंभिक यानी उसे प्रथम पहली बार क्या, पोषण, और पूरा ये पोषण कैसे प्राप्त होता है एक एक पॉइंट देकर चलेंगे हम पाठ के हिसाब से। इसको मिटा दे रहे हैं, आइए चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 से चलेंगे। सबसे पहले कहा पोषण, जीवों का पहले हम इसमें पोषण पढ़ेंगे। जो हमारे जीव हैं उनके प्रक्रम में फर्स्ट पोषण जो है, तो इनके प्रारंभिक प्रथम भोजन के लिए मैं सबसे पहले पोषण पे अध्ययन करूंगा। किस पे अध्ययन करेंगे, पोषण पे। उसके बाद कह रहा है कि पोषण के बाद चलेंगे हम फिर पोषण पे। वो कैसा पोषण, स्वपोषी पोषण। वह पोषण जो जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, भोजन के लिए किसी और पे निर्भर ना हो, जो कि भोजन स्वयं बनाए और स्वयं खाए, वैसे पोषण का हम अध्ययन करेंगे। अब इनको हम देखेंगे, आइए देखिए एरो हमने दिया है, इसको भी ध्यान देते रहेंगे। कह रहा स्वपोषी पोषण यानी पादपों में पोषण प्रकाश, यानी वह जीव जिनमें पोषण स्वयं से बनाया जाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो वो कह रहा है कि कैसे, कौन सा जीव है, पादप। पादप जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, पोषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनाते हैं। ऐसे जीव को हम स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। और इन्हीं में कहा कि ये अगर ये प्रक्रिया में जब स्वपोषी पोषण का बात करूंगा तो किसमें चलेंगे, पादपों में। पादपों में किसमें, पोषण पर। तो पादप पोषण बनाते किस पे हैं, प्रकाश संश्लेषण में। तीनों बात हमने एक साथ यहां लिख दिया कि स्वपोषी पोषण। आइए नीचे लाते हैं, किस पे आ गए, पादप में। पादप में किसकी बात किया जाएगा भैया, पोषण का। किसका बात कर रहे हैं, पोषण का। अब कहा कि पोषण कहां ये बनाते हैं भैया, प्रकाश संश्लेषण में। हाई पत्ती देखे है ना, हाई वाला भाग में ये कहे कि ये जल्द भर रहा पूरा, एक बीच में ही हो रहा, तो इनसे नहीं मतलब है, इनसे। तो जब हम इस पे आएंगे टॉपिक पे, जब ये टॉपिक चालू करेंगे तो वहां मैं आपको बनाकर रासायनिक समीकरण देकर खुद समझा देंगे कि कैसे प्रकाश के संश्लेषण में पादप भोजन बनाते हैं। अभी केवल बस टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए सेकंड नंबर पे देखते हैं। कह रहा विषम पोषी पोषण। अब हम इसमें वो पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे या उस जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ जैव लिखे हैं, यानी इस टॉपिक में उस जीव के बारे में अध्ययन करेंगे जो जीव अपने, देखो यहाँ प्रारंभिक फर्स्ट पोषण के लिए किस पे निर्भर हो, दूसरे पे। किस पे निर्भर हो,
दूसरे पे, यानी वह जीव जो पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर होता है विषम पोषी पोषण कहलाता है। ये तो एक तरफ से परिभाषा भी मैंने बोल दिया आपको। और इसमें देखते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, एक अमीबा में पोषण होता है, दूसरा का मानव में पोषण होता है। मानव भी विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, अमीबा भी विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ये पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं और मानव भी पोषण के लिए दूसरे पे ही निर्भर होता है, क्योंकि जितने भी पोषण प्राप्त करते हैं हम एक दूसरे जीव को मारकर ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सेकंड पार्ट में फिर एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि विषम पोषी पोषण, इसमें हम उस जीवों का अध्ययन करेंगे जो जीव भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होता है। जैसे मैंने इसमें 2 पॉइंट दिया भी है, कहा कि जैसे अमीबा में देखेंगे, जो अमीबा एक जीव है, अमीबा सभी लोग देखे हैं लेकिन बट पता नहीं होता कि अमीबा यही होता है। अमीबा एक जीव है, ये पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर होता है। उसी तरह मानव एक जीव है, मानव भी पोषण के लिए दूसरे पे ही निर्भर होता है। आइए अब थर्ड वाले पे चलते हैं, इसका थर्ड वाले पे चलते हैं। कह रहे मानव मनुष्य का पाचन तंत्र, हम पोषण जीवों में या जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण में देखेंगे जो मनुष्य होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र हम देखेंगे। हम सभी लोग मनुष्य ही हैं, अब उनके पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि पाचन तंत्र है क्या मनुष्य में, क्यों पाचन तंत्र है। अब उसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे, फिर बारी बारी से एक एक पॉइंट को समझाएंगे। अभी तक के लिए इतना नोट करो, फिर हम चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। चलो आइए अब पाठ की तरफ से चलते हैं अध्ययन करते हुए। कह रहा है कि जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण, कह रहा है जैव प्रक्रम, कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं कि सर जी जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम का परिभाषा देना हो जाता है। तो पहले जैव प्रक्रम के बारे में हम जानें कि जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम के बारे में हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। देखिए हम परिभाषा भी आपको दे रहे हैं, सिंपल से आपको समझा भी रहे हैं, आप उस पर लिख भी सकते हैं। कह रहा है कि सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत, इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने भी जीवधारियों में सभी में, इन्हें केवल मानव की बात कर रहा है, इन्हें केवल जीवों का बात कर रहा है, तो जिसमें जीवों में जंतु की बात कर रहा है, जो अदर ऐसे बहुत से जीव हैं। देखिए किसी जीव का बात नहीं कर रहा है, ये बस बोला है कि सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत, जितने पृथ्वी पे जीव पाए जाते हैं उन सभी जीवधारियों में उनके आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, किसकी, उनकी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हेतु कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी जीवों में, देखो एक सिंपल सी बात से मैं बोल दे रहा हूं कि इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले कुछ जीवों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु के लिए उन सभी जीवों में कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं जो होती है ना, वो सदैव चलती रहती है। कभी ये तो कभी नहीं, कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते, कभी सुख तो कभी दुख, कभी इनको जरूरत होती है कभी जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी क्रिया जो होती है जीवों में हर समय चलती रहती है, सदैव कंटिन्यू, लगातार चलती रहती है। वे सभी प्रक्रियाएं, और यही वो सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। अब देखिए यहां मैंने एक चीज और लिख दिया है, वहां लिखा कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, या देखिए उपापचयी, जैविक या जीवन प्रक्रिया या जैव प्रक्रम कहलाती है। उपापचयी भी कहलाती है, जैविक भी कहलाती है, जीवन प्रक्रिया भी कहलाती है और जैव प्रक्रम भी कहलाती है। परिभाषा को मैं फिर रिपीट करूंगा, कह रहा है कि सभी जीवधारियों, परिभाषा जो लिखे हैं उसके हिसाब से, सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, क्योंकि पृथ्वी पे तो जीव बहुत सारे पाए जाते हैं, और उन जीवों की जो उनका आधारभूत आवश्यकता होती है उनके ऊपर करेक्ट पूर्ति हेतु
संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं जो हैं उस सदैव चलती रहती हैं, लगातार उनके जीवन में चलती रहती हैं। और वही चीज मैंने कहा, यहां लिखा भी कि वे सभी प्रक्रियाएं जो उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार चाहती है, वे सभी प्रक्रियाएं जीवों को क्या करती है, जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। अब ऐसे मैंने यहां ही देख लेते हैं, जैसे हम लोग अब तो यूट्यूब पे चैनल पे भी पढ़ा रहे हैं, आप सभी लोग देखिए कभी कभी किसी चीज की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो आपके माइंड में ये भी होता है कि वो कुछ मुझे मिल जाता तो हमको बहुत अच्छा होता, हमारा काम हो जाता, फिर हम उसको लेकर खुश हो जाते हैं, होते हैं ना। तो वही बात यहां देखो, वे सभी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। जैसे ही वो चीज मुझे या वस्तु मिलता है तो उसको हम लोग लेते हैं, तो लेने के बाद हम क्या होता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। वही बात रखने में सक्षम होती है, उपापचयी या जैविक या जीवन प्रक्रिया या जैव प्रक्रम कहलाती है। अब हम चलते हैं कि जीवों में जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम, जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम या उनकी आधारभूत आवश्यकता क्या है। देखिए जीव की बात कर रहा है, सबसे पहले पोषण। इस धरती पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके लिए उनके सबसे आधारभूत आवश्यकता पोषण है। उसके बाद श्वसन, फिर उत्सर्जन, फिर परिवहन। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये चारों चीज जो है हमारे सभी जीवधारियों में उनके आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। और ये प्रक्रिया उन जीवों में लगातार क्या होती है, सदैव चलती रहती है। कभी इसको अंदर करते हैं तो कभी बाहर करते हैं। अब उत्सर्जन, पोषण को मैंने अंदर किया, फिर उत्सर्जन के बाद परिवहन एक जगह से दूसरे जगह, फिर यहां देखिए पोषण, भोजन। इन सभी जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी हटा देते हैं तो जीवों का जीवन संभव नहीं है। अगर मैं पोषण नहीं दिया तो भी जीवन संभव नहीं है, अगर मैंने उनका श्वसन क्रिया रोक दिया तो भी जीवन संभव नहीं है, अगर उत्सर्जन बंद कर दिया तो भी जीवन संभव नहीं है, अगर परिवहन बंद हो गया तो भी जीवन संभव नहीं। इसलिए इन्हें उन जीवों का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आधारभूत आवश्यकता बताई गई है, आवश्यकता बताई गई है। लेकिन ये एक बात और ध्यान देंगे, देखिए उपापचयी क्रिया जो है, उपापचयी क्रियाओं को जीवों में मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसको नोट करिए, फिर मैं इनके दोनों भाग को अभी बता रहा हूं। चलो मैंने कहा कि जिसे करा कि जीवों में होने वाले समस्त उपापचयी क्रियाओं को निम्नलिखित दो समूहों में बांटा जा। मैंने पहले बताया कि जो उपचयी क्रिया है वो जीवों के, किसके, जीवों में होने वाले समस्त उपापचयी क्रियाओं निम्नलिखित दो भागों में, जैसे यहां देखो उपापचयी, इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक उपचयी क्रियाएं में और दूसरा का अपचयी क्रियाएं में। एक तरह का उपचयी क्रिया होती है, एक तरफ अपचयी क्रिया होती है। इनको हम दो वर्गों में या दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने यहां भी आपको समझाया कि उपचयी क्रिया, पॉइंट नंबर 1, परिभाषा भी इसका दे दिया था, कहा कि उपचयी क्रिया जो होती है इसमें कहा कि वे सभी क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। क्या करा कि वे सभी क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है वे अपचयी क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वे अपचयी क्रिया। अब वे कौन ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें अपचयी क्रिया देखने को मिलती है। मैंने जैसे में लिखा प्रकाश संश्लेषण, मैंने लिखा जैसे में प्रकाश संश्लेषण, या मैंने इस पे दिखाया भी आपको, जैसे में एग्जांपल भी दिया कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिनमें आपको अपचयी क्रिया देखने को मिलती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण, जैसे प्रकाश आता है, पादप जो होते हैं प्रकाश को अपने अंदर संश्लेषित करते हैं और उन्हें फिर ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आगे चलेंगे टॉपिक के तहत तो मैं आपको रिएक्शन भी दूंगा,
थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे इस पार्ट में तो उसका रिएक्शन भी है, रिएक्शन में मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा फिर। तो यहां जैसे में मैंने प्रकाश संश्लेषण दिया था और इसमें मैंने देखा था कि उपचयी क्रियाएं जो है, उपचयी क्रियाएं जो है कि वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता, वे कार्बनिक पदार्थ जो सरल हो और उसको जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण किया जाए, ऐसी क्रियाएं हमारी उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। अब ऐसी क्रियाएं किसमें देखने को मिलती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होती है, जब पादप भोजन बनाता है, जब पादप होता है जो ना, जो भोजन बनाता है, उसमें ये क्रिया देखने को मिलती है। अब सेकंड नंबर देखो, 2 नंबर पे देखिए उपचयी क्रिया क्या करी, तो आप देखिए अपचयी क्रिया की बात कर रहा है। अपचयी क्रिया कह रहा है कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता, यहां पे कह दिया कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक, वहां सरल पहले कहा था कि सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में, यहां कह रहा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या कर रहा है, विखंडन कर रहा है, वहां संश्लेषण कर रहा था, वहां अपने तरफ अवशोषित कर रहा है, यहां अपने से दूर किया जा रहा है, यानी वहां पादप अपने अंदर ले रहे थे और यहां जो आएंगे वो अपने से उनको दूर करेंगे। ये आपकी क्या अपचयी क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं एग्जांपल मैंने दिया श्वसन, पाचन आदि। आप श्वसन पाचन आदि में ही देख लो, श्वसन हम सांस लेते हैं फिर उसको अपने से दूर करते हैं, एक बार लेते हैं फिर बार उसको छोड़ते हैं। अब पाचन देख लो, किया हुआ पोषण, मैंने पोषण पढ़ रहा है ना, यहां पे पोषण को अवशोषित पहले केंद्रित करते फिर उसको पाचन क्रिया के माध्यम से विखंडन करते, अलग अलग उसको क्या करते हैं, अलग अलग विखंडन करते हैं। तो इन दोनों में केवल ये देखना है, इसमें जो आपकी उपचयी क्रिया है उनमें संश्लेषण किया जाता है और जो आपकी अपचयी क्रिया है उसमें विखंडन किया जाता है। बस परिभाषा पे अगर ध्यान देना होगा तो आप देखेंगे कि उनमें पहले सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण किया जाता है और इनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन किया जाता है। तो आज के लिए इतना, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले दिन की। और देखो हम लोग जो हैं अब अपना सिलेबस हाई स्कूल का जो है उसको स्टार्ट कर दिए हैं, पार्ट बाय पार्ट डालते रहेंगे, आप उस पे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। आज के इतना, फिर कल।